हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य के स्वदेश प्रेम चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बताने वाला हूं। पहले व्याख्या मैं आपको अपनी इस बुक में समझाऊंगा, उसके बाद आपको अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में व्याख्या लिखना सिखाऊंगा। तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों के बारे में इस पद में चर्चा किया है, ठीक है ना। यानी हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनके शौर्य साहस को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, ठीक है ना। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वासियों, आप अपने उन पूर्वजों को याद करो, आप अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके प्रताप का, जिनके शौर्य का, जिनके तेज का, प्रताप माने तेज का या शौर्य का, जिनके शौर्य का अतुलनीय यानी जिनके अतुलनीय शौर्य का, ठीक है ना। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना दूसरों के साथ ना की जा सके, इतना ज़्यादा उनके अंदर शौर्य था, ठीक है ना। हे भारत के वासियों, आप अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप का, अतुलनीय तेज का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। साक्षी मतलब प्रमाण, ठीक है ना। साक्षी मतलब प्रमाण है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, दिवाकर मतलब सूर्य। यानी कि आप अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके तेज का, जिनके अतुलनीय तेज का सूर्य आज भी प्रमाण दे रहा है, ठीक है ना। यानी सूर्य इतना ज़्यादा तप रहा है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे जो है हमारे भारत के जो पूर्वज लोग थे, हमारे पूर्वज जो थे, उनके अंदर भी ऐसे ही तेज था, ठीक है ना। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। आप अपने उन पूर्वजों को याद करो जिनकी कीर्ति को, ठीक है ना, निर्मल कीर्ति मतलब स्वच्छ कीर्ति को, निशाकर मतलब चंद्रमा जो है पूरी दुनिया में घूम घूम करके देख चुका है, ठीक है ना। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। देख चुके हैं जिनका वैभव, वैभव माने होता है ऐश्वर्य, सुख, शांति, ठीक है ना। कई अर्थ आपको इसके मिलेंगे, ठीक है ना। रहन सहन भी होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जिनके रहन सहन को या जिनके सुख शांति को या जिनके ऐश्वर्य को, ठीक है ना, ये नभ के असंख्यों तारागण यानी असंख्यों तारा के समूह जो हैं देख चुके हैं, ठीक है ना। और अगणित बार मतलब कई बार या असंख्य बार, जिसकी संख्या गिनती करना असंभव हो, ठीक है ना। अगणित बार मतलब असंख्य बार सुन चुका है नभ। नभ जो यानी आकाश जो है हमारे पूर्वजों के विजय घोष, विजय घोष मतलब जीत के नारों को, ठीक है ना। विजय के गान यानी जीत के नारों को, और रण गर्जन, रण गर्जन मतलब युद्ध की गर्जनाओं को, ठीक है ना। यानी युद्ध में जो आवाजें आती हैं उसको, यानी ये जो हमारा नभ है असंख्यों बार हमारे पूर्वजों के विजय के गीतों और रण यानी युद्ध की गर्जनाओं को वो सुन चुका है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे केवल व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, आपको एक स्पेशल पद्यांश दे दिया जाएगा और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर आपसे संदर्भ पूछा जाएगा और किसी विशेष रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरे पद्यांश का बताऊंगा ताकि कहीं से भी आपको रेखांकित अंश दे दे तो आप पूरी व्याख्या लिख पाएं। इतना ध्यान दीजिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पूरे की व्याख्या नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल किसी एक रेखांकित अंश की, यानी कहीं पर आपको रेखा खींच दिया जाएगा और वहीं की व्याख्या आपको लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं, आपसे संदर्भ पूछा जाएगा तो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। अब इस चैप्टर के सभी पद्यांशों के लिए यही संदर्भ रहेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। प्रसंग देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत किया है, यानी भारत के पूर्वजों के जो महत्वाकांक्षी अतीत था उसका यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया है। व्याख्या देख लो। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। साक्षी मतलब प्रमाण, ठीक है ना। ये ही तो वो हमारे पूर्वज थे जिनकी सफेद और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है, ठीक है ना। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश असंख्यों बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ऐसे लिखना है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा संस्कृत युक्त, खड़ी बोली, गुण ओज, रस वीर रहेगा, अलंकार अनुप्रास रूपक रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर।
शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। समझो, देखो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे उन पूर्वजों का जो है, देखिए हमारे उन पूर्वजों का ये जो देश है इसका शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी हमारे पूर्वजों के अलौकिक देश का, चमत्कारी देश का मस्तिष्क जो है, मस्तक जो है आज भी शोभायमान है सबसे ऊंचे मुकुट से। सर्वोच्च मुकुट मतलब हिमालय रूपी, ठीक ना। हिमालय का वर्णन यहाँ पर करते हैं कि हमारे पूर्वजों के चमत्कारी देश का, अलौकिक देश का मस्तिष्क जो है आज भी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से, यानी सबसे ऊंचे मुकुट से, यानी जो हिमालय है वो हमारे भारत माता के मुकुट की भांति काम करता है। तो हमारे जो पूर्वजों का जो दिव्य देश है उसका जो मस्तक है वो हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभायमान है और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और हमारे पूर्वजों के विजय के गीतों से सभी दिशाएं आज भी गूंज रही हैं। सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण या सभी दिशाएं जो हैं विजय के गीतों से गूंज रही हैं, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। हिमगिरिवर माने होता है हिमालय, ठीक है ना। हिमगिरिवर माने हिमालय, साक्षी मतलब प्रमाण, सत्य रूप मतलब सत्य रूप वाला, ठीक है ना। जिनकी महिमा का यानी हमारे पूर्वजों की महिमा का, हमारे पूर्वजों की लीलाओं का हिमालय जो है, अविरल माने घना, ठीक है ना। अविरल माने घना हिमालय जो है, घना हिमालय जो है, सत्य रूप घना हिमालय जो है आज भी साक्षी है, यानी आज भी प्रमाण है हमारे पूर्वजों की महिमा का, ठीक है ना। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, यानी हमारे भारत के देश का जो है, देखिए हमारे भारत का देश जो, सॉरी देखिए हमारे पूर्वजों का जो देश है इसके वक्ष स्थल पर, ठीक है ना, यानी समतल भाग पर, वक्ष स्थल पर मतलब समतल भाग पर, विस्तृत मतलब फैले हुए विशाल वक्ष स्थल पर, यानी समतल भाग पर हमारे पूर्वजों के विमान यानी जहाजों का समूह जो है, विमान दल मतलब जहाजों का समूह जो है उतरा करता था, ठीक है ना। तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है शोभित है सर्वोच्च, दूसरी तरफ वक्ष स्थल पर। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या देख लो। कवि कहते हैं कि यह भारत हमारे चिरस्मरणीय यानी सदियों से याद करने योग्य, ठीक है ना, पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। ये ही तो वो पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, ठीक है ना। इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्ष स्थल पर यानी समतल भाग पर अलग अलग देशों के विमान समूह बना बना करके उतरा करते थे। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक और वर्णनात्मक, रस रहेगा वीर, गुण रहेगा ओज। ध्यान देना, जहाँ रस वीर रहेगा वहाँ पर गुण ओज जरूर रहेगा। अलंकार अनुप्रास रूपक, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 3 पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। समझो, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे इतने महान थे कि समुद्र भी उनका गुलाम होता था, समुद्र भी हमारे पूर्वजों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। वे कहते हैं कि सागर माने समुद्र जो है अपनी छाती पर, यानी समुद्र जो है अपने जल पर, अपने पानी पर, ठीक है ना, हमारे पूर्वजों के, जिनके माने हमारे पूर्वजों के अगणित अर्णवपोत, अर्णवपोत माने होता है समुद्री जहाजों को, अगणित माने असंख्यों, यानी सागर जो है हमारे पूर्वजों के असंख्यों समुद्री जहाजों को अपनी छाती पर पहुंचाया करता था। प्रमुदित, प्रमुदित माने प्रसन्न मन से उठा करके कई जगहों पर पहुंचाया करता था। भूमंडल के सकल तटों पर यानी बंदरगाहों पर, ठीक है ना, यानी जमीन के सकल तटों पर यानी किनारों पर वो पहुंचाया करता था हमारे पूर्वजों के समुद्री जहाजों को। सकल माने संपूर्ण तटों पर यानी किनारों पर यानी बंदरगाहों पर, ठीक है ना। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं समुद्री जहाज, ठीक है ना। तो यही कहते हैं कि समुद्र हमारे पूर्वजों का गुलाम होता था, जो हमारे पूर्वजों के समुद्री जहाजों को प्रसन्न मन से एक तट से दूसरे तट पर पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, नदियां जो हैं हमारे देश में बहने वाली हमारे पूर्वजों के यशोगान गाती हैं। यश धारा सी मतलब यश के यानी जीत की धारा के समान, यश की धारा के समान आज भी बह रही हैं। निशिवासर मतलब रातों दिन,
यानी ये जो रातों दिन बहने वाली नदियां हैं ये हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हैं, ठीक है ना। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप यदि नदियों के किनारे आज जाएंगे और वहां पर ढूंढेंगे तो हमारे पूर्वजों के चरणों के निशान आपको इन नदियों के किनारे पर देखने को मिलेंगे। अब चरणों का निशान क्या सच में देखने को मिलेगा? तो बात है नहीं, लेकिन आपको नदियों के किनारे जाएंगे तो आपको अपने इन नदियों को देख करके इनसे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। राम नरेश त्रिपाठी जी यही कहना चाहते हैं कि उन प्रेरणा से आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं भाई। आप लोगों को एक तरफ लिखना है सागर निज छाती, दूसरी तरफ तट पर। संदर्भ रहेगा पूर्वत यानी पहले वाला, प्रसंग पूर्वत रहेगा यानी पीछे वाला। आपको लिखना है कि यहाँ पर भी हमारे गौरवशाली अतीत की झांकी प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। व्याख्या, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस वीर रहेगा, गुण ओज रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा। चलिए चलते हैं पद नंबर 4 पर। विश्वत रेखा कावा से जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। देखो, विश्वत रेखा माने होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को जो है हाँफ हाँफ कर जीना पड़ता है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, कोई कहाँ भी रहता हो, जहाँ भी जो व्यक्ति रहता है वहाँ की मातृभूमि से वो स्वयं प्रेम करता है। इसलिए आपको भी अपनी मातृभूमि से, अपनी धरती माता से प्रेम करना चाहिए। तो राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा का रहने वाला, वासी मतलब निवासी, यानी भूमध्य रेखा का रहने वाला भी जो व्यक्ति है वो वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है फिर भी हाँफ हाँफ करके जी लेता है। रखता है अनुराग, अनुराग माने प्रेम, अलौकिक माने दिव्य, ठीक है ना। वह भी अपनी मातृभूमि से चमत्कारी प्रेम रखता है, या भी अपनी मातृभूमि पर, यानी अपनी मातृभूमि से भी वह बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है। यानी कि कभी भी वह उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन नहीं करता, ठीक है ना। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ध्रुववासी यानी ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि बर्फी इलाकों में रहने वाला व्यक्ति भी जो हिम में यानी बर्फ में, तम में यानी अंधेरे में जी लेता है कांप कांप करके, यानी अंधेरे में और बर्फ में भी वो कांप कांप करके जी लेता है, लेकिन कभी भी उस जगह को छोड़ता नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ की जमीन से वो प्रेम करता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, यानी अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए भी वह अपने प्राणों को भी त्याग देता है, लेकिन कभी भी जगह चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो एक तरफ लिखना है विश्वत रेखा का, दूसरी तरफ प्राण न्यौछावर। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर, ठीक है ना, उसे छोड़कर, यहाँ पर लिख लेना उसे छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ पर उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। व्याख्या देख लो, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर शीतल प्रदेश में नहीं जाता। जो मनुष्य ध्रुवीय प्रदेश का रहने वाला होता है, जहाँ सदा बर्फ पड़ी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर रहेगा, शैली भावात्मक, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना रहेगी। चलिए चलते हैं पद नंबर 5 पर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। देखो, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी आपको कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप महान हैं जो आप भारत भूमि में जन्म पाए, ठीक है ना। देखो, कहते हैं कि तुम तो, यानी हे आदमियों, हे व्यक्तियों, हे लोगों, हे भारतवासियों, हे प्रिय बंधु यानी हे प्यारे मित्रों,
स्वर्ग सी सुखद यानी स्वर्ग के समान सुख प्रदान करने वाली, सुखद माने सुख प्रदान करने वाली सकल विभवों की आकर यानी संपूर्ण विभवों संपूर्ण सुख संपत्ति की धनी, ठीक है ना, संपूर्ण सकल विभवों की आकर मतलब संपूर्ण धन संपत्ति में श्रेष्ठ, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धरा शिरोमणि मतलब पृथ्वी में श्रेष्ठ, ठीक है ना, पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठ, शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, धरा माने पृथ्वी में यानी पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठ, मातृभूमि में यानी भारत जैसे मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर कि हे भारतवासियों, हे प्यारे बंधुओं, आप स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण सुख संपत्तियों से भरी हुई इस पृथ्वी में श्रेष्ठ भारत जैसे भूमि में जीवन पाकर के धन्य हुए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज, तुम जिसका जल और अन्न ग्रहण करके यानी पृथ्वी के इस भारत के जल और अन्न को, अन्न माने दाना, ठीक है ना, अन्न माने दाना या कह लो खाद्य पदार्थ, यानी भारत के खाद्य पदार्थों और पानी को ग्रहण करके तुम बड़े हुए हो, और बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, रज माने धूल, जिसकी धूलों में तुम खेल करके बड़े हुए हो, ठीक है ना, जिसकी धूल में तुम खेल करके बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, कहते हैं कि शरीर के रहते हुए यानी अपने जिंदा रहते हुए आप अपनी मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे, तज दोगे मतलब त्याग दोगे, हे भारतवासियों अपने जिंदा रहते हुए आप अपनी भारत भूमि को कैसे त्याग दोगे, हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, वीरों के वंशज मतलब जिनके पूर्वज भी वीर थे और आप उसी वंश के जन्म हैं, ठीक है ना, यानी वीरों के वंश में पैदा हुआ। तो हे वीरों के वंशज, वीरों के वंश में पैदे हुए भारतवासियों, तुम जिंदा रहते हुए भी आप अपनी मातृभूमि को दुश्मनों के हवाले कैसे होने दोगे, ठीक है ना, यानी आपको भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है तुम तो हे प्रिय, दूसरी तरफ वीरों के वंशज। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान किया है। व्याख्या, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली रस, वीर रस रहेगा गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना अलंकार उपमा तथा अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। देखो यहाँ पर आपको रामनरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक आपके अंदर एक भी दम हो, जब तक आपके अंदर एक भी ताकत उपस्थित हो, अर्थात जब तक आप जिंदा हैं, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अगर आपके हृदय में एक भी धड़कन बची हुई हो तो रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, कि हे भारतवासियों आत्मगौरव मतलब आत्मसम्मान से रखो ऊंची, ठीक है ना, अपनी पलकों को, अपने सिर को और अपने मनोबल को ऊंचा रखो, ठीक है ना, अपनी पलकों को यानी अपनी आंखों को, ठीक है ना, और अपने सिर को और अपने मन को, अपने मनोबल को सदैव ऊंचा बनाए रखो। अब इसका मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कि आप हे भारतवासियों आप ऐसे काम मत करो कि जिससे आपको सिर झुकाना पड़े किसी के सामने, ठीक है ना, आप अपने सिर को, आप अपने मनोबल को हमेशा बढ़ा करके रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। क्या कहते हैं कि जब तक आपके शरीर के अंदर एक बूंद भी खून बचा हुआ हो, रक्त माने खून, जब तक आपके शरीर के अंदर एक बूंद भी खून बचा हुआ हो तब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुंजय मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाले, की हे शत्रुओं का विनाश करने वाले भारतवासियों, तब तक मन में, जब तक अपने मन में दीन वचन मुख से न उचारो, दीनता पूर्ण वचन अपने मुख से कभी मत बोलना, यानी गिरे हुए वचन कभी भी मत बोलना। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, कभी भी आपको मृत्यु से भी नहीं डरना है, ठीक है ना, मृत्यु से भी आपको नहीं डरना है। जब तक आपके अंदर एक भी बूंद खून बचा हुआ हो तब तक आपको ऐसा काम करना है कि दुश्मन भी आपकी दहाड़ से कांपे। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है जब तक साथ, दूसरी तरफ मृत्यु का भी भय। संदर्भ पूर्वक प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। व्याख्या, कवि का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है
तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है, अर्थात तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा रहे तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलना और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना अलंकार अनुप्रास। चलिए चलते हैं पद नंबर 7 पर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी की, निडर होकर के स्वागत करो मृत्यु का। अगर आपको मृत्यु भी मिलती है तो निडर होकर के उसका स्वागत करो, अपने जीवन में मृत्यु को भी आने दो। क्या कहते हैं कि मृत्यु एक है विश्राम स्थल, विश्राम स्थल मतलब आराम करने की जगह। क्या कहते हैं कि मृत्यु भी एक आराम करने की जगह है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। जीवन संबल, जीवन मतलब जीवन, संबल माने सहारा, ठीक है ना। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, यानी मृत्यु एक ऐसी जगह है, मृत्यु एक ऐसी जगह है जहाँ से जीव जो है फिर से नए जीवन का सहारा लेकर के, जीवन संबल मतलब जीवन का सहारा, नया जीवन का सहारा धारण करके मतलब लेकर के, ठीक है ना। नव मतलब नया, जीवन संबल मतलब नया जीवन का सहारा धारण करके फिर से चलता है, ठीक है ना। नई यानी कि यहाँ पर मृत्यु एक ऐसी जगह है जहाँ से व्यक्ति अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। क्या कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी नदी है, सरिता माने नदी है, मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें मेहनत से थका हुआ, कातर माने थका हुआ, ठीक ना, जीव नहाकर, जिसमें श्रम से यानी मेहनत करके थका हुआ जीव जो है फिर से नहाता है। मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें मेहनत करके थका हुआ व्यक्ति जो है नहाता है और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहा करके। और जहाँ पर वो नूतन मतलब नया, नया वस्त्र धारण करता है अपने काया रूपी मतलब शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके। यानी मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें आपका शरीर त्याग दिया जाता है और आप नए शरीर को धारण करते हैं। यानी मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें व्यक्ति श्रम करके थका हुआ व्यक्ति जो है अपने इस शरीर रूपी कपड़े को बहा करके नए कपड़े धारण करता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आप लोगों को एक तरफ लिखना है निर्भय स्वागत, दूसरी तरफ वस्त्र बहाकर। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दिया है। व्याख्या, हे भारत के वीरों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, शैली उद्बोधन, ठीक है ना, उद्बोधन है, इसको सही से लिख लेना, ठीक है ना। शैली उद्बोधन है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 8 पर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देखो यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी ने सच्चे प्रेम की विशेषता बताई है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति माने संतुष्टि, ठीक है ना, जिसकी संतुष्टि जो है आत्मबलि यानी स्वयं के बलिदान देने पर ही निर्भर है। यानी सच्चा प्रेम जो है वो बलिदान पर ही निर्भर है। कहने का मतलब ये है कि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि जो है आत्म बलिदान पर निर्भर होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। क्या कहते हैं कि बिना त्याग के, बिना किसी चीज को त्यागे जो प्रेम है वो निष्प्राण है यानी प्राणहीन है, ठीक है ना। यानी कि जो प्रेम है वो बिना त्याग के प्राणहीन है। और करो प्रेम पर प्राण निछावर, आपको अपने देश प्रेम पर प्राण को भी निछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, ठीक है ना, अमल असीम त्याग से विलसित। कहते हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, यानी आप अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे तो पुण्य का वह ऐसा कार्य है, पुण्य क्षेत्र मतलब देश प्रेम जो है पुण्य का एक ऐसा कार्य है जो अमल असीम त्याग से विलसित,
असीम मतलब असीमित, ठीक है ना, असीमित त्याग से विलसित माने सना हुआ, यानी जो देश प्रेम है वो असीमित त्याग से सना हुआ है और एक पुण्य का कार्य है आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कहते हैं कि आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी देश प्रेम जो है एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जिसमें आपकी आत्मा का विकास होता है, ठीक है ना, जिसमें आत्मा का विकास होता है और मनुष्यता होती है विकसित। और रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब आत्मा विकसित होगी तो मनुष्य की मनुष्यता भी विकसित होगी, यानी मनुष्य भी विकसित होगा। यानी देश प्रेम से आत्मा का विकास होता है और आत्मा का विकास होने से मनुष्य का विकास होता है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बता। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है सच्चा प्रेम, दूसरी तरफ होती है विकसित। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। व्याख्या, कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, ठीक है ना। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, ठीक है ना, शैली उद्बोधन है, रस रहेगा वीर, गुण रहेगा ओज और अलंकार रहेगा अनुप्रास। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन करो और फ्री पीडीएफ प्राप्त करो। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।